नाज़रीन आदाब, 24 अक्टूबर 2021 मुताबिक 17 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शह अहम खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में किसानों, ख्वातीन, नौजवानों और बेरोजगारों को अपने एजेंडे का मरकज बनाते हुए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हम वचन निभाएंगे की टैगलाइन के साथ सनीचर को बाराबंकी से रियासत के 3 अलग अलग इलाकों से शुरू होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दे दी है। इस मौके पर मोहतरमा वाड्रा ने अपने वादों की पोटली खोली, जिसमें उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस इख्तियार में आए तो लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी, जबकि किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कोरोना मुद्दत के दौरान का बिजली का बिल भी माफ कर दिया जाएगा, जबकि इसके बाद आने वाले बिजली के बिल के निस्फ पैसे ही लिए जाएंगे। कोरोना की वजह से आम आदमी के बिगड़े बजट को बेहतर बनाने के लिए हर खानदान को 25,000 रुपए की माली इमदाद भी दी जाएगी, जबकि 20 लाख नौजवानों को रोजगार भी फराहम किया जाएगा। बता दें, अवाम के दरमियान अपनी गिरफ्त मजबूत बनाने के इरादे से शुरू हुई प्रतिज्ञा यात्रा बाराबंकी से शुरू होकर झांसी में खत्म होगी। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी 40% ख्वातीन वोटरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए समाजवादी पार्टी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को आगे करने की तैयारी कर रही है। दरअसल बंगाल के इंतखाबात में एसपी ने ममता का साथ दिया था, इसलिए ममता यूपी में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव के साथ नजर आएंगी। ख्वातीन वोटरों को रागिब करने और उन्हें अपना हिस्सा बनाने के लिए एसपी खुसूसी रथ निकालेगी। इसमें ममता बनर्जी, एसपी के सरबराह अखिलेश यादव की अहलिया डिम्पल यादव और राज्यसभा रुकन जया बच्चन शामिल होंगी। ये तीनों ख्वातीन एक ही रथ के साथ यूपी में एसपी के लिए इंतखाब मुहिम चला सकती हैं। सुल्तानपुर जिला के देहली बाजार में तकरीब में शिरकत करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुल्क में पहली बार जरूरतमंदों को सरकारी स्कीमों का फायदा मिला है। इससे कबल मरकज की कांग्रेसी हुकूमतों ने दिल्ली में एक कुनबा और उत्तर प्रदेश की हुकूमतों ने लखनऊ में एक कुनबे को मजबूत करने का काम किया है। रियासत के 4.5 लाख नौजवानों को बगैर किसी रिश्वत के सरकारी मुलाजमत देने का काम बीजेपी हुकूमत ने ही किया है। एक और खबर के मुताबिक वजीर आला के दफ्तर यानी सीएमओ ने ट्वीट करके ये इत्तला दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि किसी भी रेलवे स्टेशन के नाम की सिफारिश रियासती हुकूमत करती है। अब मरकजी वजारत दाखिला का काम है कि वो रियासती हुकूमत की सिफारिश पर फैसला करे और इससे रेलवे को मुतला करे, जिसके बाद रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील कर दिया जाता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा असेंबली इंतखाबात के बाद बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का दिल है और हर भारत का वासी चाहता है कि हमारे कश्मीर में खुशहाली, अमन और तरक्की आए। उन्होंने कहा कि अगर हम 5 अगस्त 2019 के फैसले लेने के मौके पर कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज ना करते तो ना जाने कितने बूढ़े बाप अपने जवान बेटों का जनाजा उठाते। उन्होंने कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर के अमन को खराब करना चाहते हैं या चाहेंगे, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। अमित शाह ने ये बातें हफ्ते को जम्मू कश्मीर के यूथ क्लब को खिताब करने के दौरान कही है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट वरुण गांधी ने एक बार फिर किसानों के इश्यूज को लेकर अपनी ही हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान समूद सिंह गुज़िश्ता 15 दिनों से अपने धान की फसल को फरोख्त करने के लिए मंडियों में मारे मारे फिर रहे थे। जब धान नहीं बिक सका तो मायूस होकर उसमें उन्होंने खुद ही आग लगा दी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इतवार को होने वाले इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के लिए माहौल तैयार हो गया है। T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ 5-1 का रिकॉर्ड है और वो इसे 6-1 में तब्दील करना चाहेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान का मकसद वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के खिलाफ हारने का सिलसिला तोड़ने का होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 साल बाद आमने सामने होंगे। उनका आखिरी मैच 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर मजलिस उलमा हिंद की जानिब से हफ्ता वहदत की मुनासिबत से बैनुल अक़वामी वेबिनार का इनेकाद अमल में आया, जिसमें शिया और अहले सुन्नत उलमा व मुफक्किरीन ने सीरत रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानवियत और वहदत इस्लामी के मौजू पर तकरीर की। अंजुमन फलाह दारैन लखनऊ के सदर मौलाना जहांगीर आलम कासिमी ने इफ्तिताही तकरीर में सीरत पैगम्बर की रोशनी में इत्तेहाद की दावत देते हुए कहा कि इत्तेहाद उम्मत वक्त की अहम जरूरत है। मुसलमानों को चाहिए कि निज़ा और इंतशार से परहेज करें, क्योंकि इख्तिलाफ और इंतशार की बुनियाद पर उम्मत कमजोर हो जाएगी। मजलिस उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने सीरत रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहदत इस्लामी के मौजू पर खिताब करते हुए कहा कि एक जमाने से आलमी सतह पर यह साजिश हो रही है कि मुसलमान
مسلمان آپس میں متحد نہ ہونے پائیں، کیونکہ اگر مسلمان آپس میں متحد ہو گئے تو کوئی بھی سپر پاور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ استعماری طاقتوں کی سازشیں ہیں۔ مولانا نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا نتیجہ ہے کہ آج ہفتہ وحدت منایا جا رہا ہے تاکہ استعماری سازشوں اور حربوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، اس کے لیے دونوں طرف کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ شیعہ علماء اور فقہا کا ایک ہی پیغام ہے کہ متحد رہا جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ تعالی، مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی مدد اللہ العالی اور دیگر مراجع کرام نے واضح الفاظ میں اتحاد کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین جائز نہیں، لہذا مسلمانوں کے دیگر فرقوں کی طرف سے بھی اتحاد کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ فقط اتحاد اور قوت کے نعروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی نے آج مسلم سماج کے عوام کو صلاح دیتے ہوئے کہا کہ اگر اپنا سیاسی وجود برقرار رکھنا ہے تو ایک ڈنڈے اور ایک جھنڈے کے نیچے آنا ہوگا۔ مسٹر اویسی نے آج میرٹھ میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دلت اور یادو ایک ڈنڈے اور ایک جھنڈے کے نیچے رہ کر ہی سرکاری نوکریوں میں جگہ پائے ہیں، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کی قسمت میں دنگے، فساد، جیل، بربادی اور تباہی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر آنے والی کسی بھی آفت پر ان کی پارٹی اور خود انہوں نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی ہے، دوسری پارٹی کے مسلم دم چھلوں نے نہیں۔ اس سے پہلے مسٹر اویسی نے آج صبح میرٹھ میونسپل کارپوریشن کے کارپوریٹر اور AIMIM کے رہنما زبیر کی گزشتہ 28 اگست کو دن دہاڑے کیے گئے قتل کے بعد ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انہیں تعزیت پیش کی۔ ناظرین، ایکتا پارٹی کے قومی صدر محمد شمیم نے کہا ہے کہ ہندوستان کے مستقبل کو بچانے کے لیے سیکولر پارٹیاں متحد ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج ایک ایسی پارٹی اقتدار پر فائز ہے جس کا واحد کام بھائی کو بھائی سے لڑانا رہ گیا ہے۔ ناظرین، ایکتا پارٹی کے قومی صدر محمد شمیم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئین کا حلف اٹھانے والے فرقہ پرستی کا زہر بونے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اتر پردیش کے مراد آباد ضلع کی ایک مثال پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک خاتون صرف اس لیے خودکشی کر لیتی ہے کہ اس کے پاس رسوئی گیس بھرانے کے پیسے نہیں تھے، لیکن پھر بھی حکومت سچائی کو چھپا کر جھوٹے اعداد و شمار پیش کر رہی ہے۔ اس لیے میری تمام سیکولر پارٹیوں سے اپیل ہے کہ وہ ہندوستان کے مستقبل کو بچانے کے لیے متحد ہوں۔ الحاج رفیق حسین کی اطلاع کے مطابق بسلسلہ ولادت بسعادت حضرت محمد مصطفیٰ اور امام جعفر صادق حسب دستور قدیم ایک محفل مقاصدہ آج بتاریخ 17 ربیع الاول مطابق 24 اکتوبر 2021 بروز اتوار بعد نماز مغربین مسجد میر محلہ نیو نجف روڈ رستم نگر لکھنؤ میں منعقد ہوگا۔ آغاز تلاوت کلام پاک سے قاری سید محمد ندیم نجفی کریں گے۔ افتتاحی تقریر خطیب مولانا سید عباس ارشاد نقوی فرمائیں گے۔ بعدہ شاعر اہل بیت سید حیدر رضا لکھنوی کی نظامت میں منتخب شعراء کرام بارگاہ رسالت و امامت میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں گے۔ جشن کے محترم خاص محمد داؤد عرف شباب نے محبان رسول و آل رسول سے اس پرمسرت موقع پر جشن میں شرکت کی التماس کی ہے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق سہارنپور میں سوشل قائد شاعر اور معالج ڈاکٹر رئیس کمال کے دولت قدر پر یوتھ ادبی تنظیم کے زیر اہتمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ایک شاندار عید میلاد النبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر صحافی احمد رضا کے زیر سرپرستی اس شاندار تقریب میں مقررین نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا وہی کامیابی کو پہنچا۔ قرآن صرف پڑھنے کا نہیں بلکہ غور و فکر کے ساتھ عمل کرنے کا مستحکم ذریعہ نجات اور مکمل نظام حیات ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اسی نے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا اور پہچانا۔ ڈاکٹر رئیس کمال نے کہا کہ کلام اللہ ہی ہماری نجات کا سبب ہے، اسی کلام سے دین اور دنیا میں سربلندی حاصل ہو سکتی ہے۔ سرزمین امروہہ کے مشہور و معروف ادبی شخصیت سید گلزار حسین نقوی کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا۔ انتقال پرملال پر عابدی ایجوکیشنل سوسائٹی اور IM انٹر کالج اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کا مشترکہ تعزیتی جلسہ عابدی ہاؤس دربار میران خان امروہہ میں منعقد ہوا، جس میں مقررین نے سید گلزار حسین نقوی کے انتقال پر تعزیتی کلمات پیش کیے۔ ماہر تعلیم سید امداد حیدر عابدی نے اپنی تقریر میں کہا کہ سید گلزار حسین کو انسانی تاریخ اور اسلامی تاریخ کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے عالمی پس منظر کے سلسلے میں غیر معمولی معلومات حاصل تھی۔ حال ہی میں ان کی ایک کتاب بھی منظر عام پر آئی تھی جو ایک اہم تحقیقی دستاویز ہے۔ محمد حیدر نقوی نے کہا کہ ہمارے درمیان سے مسلسل ایسی شخصیات رخصت ہوتی جا رہی ہیں جن کی کمی ہمیں ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی۔ شاعر رضوان عباس نے کہا کہ گلزار نقوی مرحوم ہر محفل کو گلزار رکھتے تھے، خوش مزاج اور خوش اخلاق انسان تھے۔ دیگر مقررین نے بھی خیالات کا اظہار کیا اور مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کرائی۔ امروہہ میں خوشنودی جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں ایک محفل مقاصدہ عزاخانہ باب الحوائج محلہ علی نگر میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت مولانا کوثر مجتبیٰ نے فرمائی، جبکہ نظامت کے فرائض کمال حیدر کمال امروہوی نے انجام دیے۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے مولانا منظر عباس نے کیا اور نعت پاک کا نذرانہ ناظم امروہوی نے پیش کیا۔ زینت مسجد مولانا ایثار حسین بکنالوی مولانا صفدر رضا امامی رہے۔ محفل میں نوشا امروہوی، مولانا ایثار حسین، قائم امروہوی، ڈاکٹر لاڈلے رہبر، افضال امروہوی، جمال فہمی، بھون
अमरोहवी, कमाल हैदर, ताजदार अमरोहवी, हुमायूं हैदर, वसीम अमरोहवी, सामी अमरोहवी, असद अमरोहवी, शाहनवाज तकी, शोजब अमरोहवी, मेहदी जैदी, साहिल अमरोहवी, जिया काजमी, शुजा अब्बास, वफा अमरोहवी, नाजिम अमरोहवी, शादाब अमरोहवी और अशरफ फराज ने अपने कलाम पेश किए। वाराणसी में शूटिंग बाल मुकाबला जीतकर आए कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के 2 तलबा को स्कूल इंतजामिया की जानिब से एजाज से नवाजा गया। देवबंद के नजदीकी गांव में वाक़ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के दर्जे 8 के प्रशिद बेनीवाल और जयंत बेनीवाल ने वाराणसी के धनपति इंटर कॉलेज में मुनक़िदा शूटिंग बाल मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहला मकाम हासिल किया। उनकी उम्दा कारकर्दगी के पेश नजर इंतजामिया कमेटी की जानिब से उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। दोनों तलबा के गोल्ड मेडल जीतने पर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में भी खुशी का माहौल बना हुआ है। सहारनपुर कांग्रेस के अहम लीडरान और कारकुनान की जानिब से आज प्रतिज्ञा यात्रा प्रियंका गांधी वाड्रा की जेर निगरानी अमल में आई। यात्रा के आगाज के मौके पर बिहार के कांग्रेस कायद और कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी तौकीर आलम ने कहा कि कांग्रेस की ये यात्रा सीधे अवाम के राबते में आने का एक सहल रास्ता है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 7 वर्षों से कांग्रेस ही हर मोर्चे पर लगातार सरकार की गलत और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों की मदम्मत करती आ रही है। अवधनामा के जहानुमा सफर पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि अफ्रीका में करोड़ों इंसानों का खून बहाने वाले तुर्की को इंसानियत का दर्स नहीं दे सकते। तुर्क मईशत को सरमायाकारी, पैदावार, बरामदात और रोजगार के सुतूनों पर खड़ा करने के लिए अंदरून बैरून मुल्क कोशिशें सर्फ करने पर जोर देने वाले तुर्क सदर ने बताया कि उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते 3 अफ्रीकी ममालिक का दौरा किया है। खित्ते अफ्रीका में हर मकाम पर तुर्क मसनूआत, तुर्क फर्मों और इमदादी सरगर्मियों का मुशाहिदा करने पर उन्हें फख्र महसूस हुआ है। तुर्की पर आवाजें कसने वालों पर कान न धरने का जिक्र करते हुए एर्दोआन ने कहा कि अलजायर में 10 लाख बेगुनाह इंसानों का खून बहाने वाले क्या आप नहीं थे? नाइजीरिया में भी 10 लाख इंसानों का कत्ल करने वाले कौन थे? जी हाँ, फ्रांसीसी। ये लोग हमें इंसानियत का सबक नहीं सिखा सकते, उन्हें पहले इंसानी कदरों को खुद समझना होगा। पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुजाहिरीन के साथ झड़पों में कम से कम 3 पुलिस एहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। डॉन अखबार के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर पथराव और पेट्रोल बम फेंके, साथ ही अफसरान पर लाठी भी इस्तेमाल की गई। एहतजाजी मुजाहिरे का एहतमाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किया था। टीएलपी के हामी अपने रहनुमा साद हुसैन रिजवी की रिहाई का मुतालबा करते हुए लाहौर शुमार करते हुए इस्लामाबाद जाना चाहते थे। आजादी चौक में रात कयाम के बाद शनिचर को अला सुबह जब कारकुनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस की जानिब से उन पर आंसू गैस फेंकी गई। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जुमे की शाम से शुरू होने वाली झड़पों में अब तक कम से कम 3 पुलिस एहलकार हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो चुके हैं और तहरीक लब्बैक के तर्जुमान की जानिब से भी दर्जनों कारकुनों के जख्मी होने का दावा सामने आया है। पाकिस्तानी शहर लाहौर में तैनात ईरानी कौंसिल जनरल मोहम्मद रजा नाजरी ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात की तक़वियत पर अमली इक़दाम उठाने की जरूरत पर जोर देते हुए ईरानी ताजिरों के लिए वीजा जारी करने में आसानी लाने और बाहमी तिजारती ताउन पर जोर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद रजा नाजरी ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान परवाजों की बहाली बशमूल शहर लाहौर से आने जाने वाली परवाजों की बहाली की अहमियत पर जोर देते हुए ईरानी ताजिरों के लिए वीजा जारी करने की सहूलियात की फराहमी पर भी जोर दिया। नौमान कबीर ने मुश्तरका सरहदी मंडियों के क़याम समेत इस बात पर जोर दिया कि कोरोना पाबंदियों में कमी के पेश नजर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सयाहत की मजीद तरक्की बशमूल मजहबी सयाहत और तिजारत और सकाफती वफूद का तबादला दोनों ममालिक के एजेंडे में होना होगा। अहले बैत आलमी असम्बली के सेक्रेटरी जनरल और उनके हमरा वफ्द ने लबनान में तहरीक हरकतुल उम्मा के सेक्रेटरी जनरल शेख अब्दुल्ला जबरी से मुलाकात की। शेख अब्दुल्ला जबरी ने इस मुलाकात में कहा कि हम तसव्वुफ के कायल हैं। तसव्वुफ यानी मियाना रवी और अहले बैत से तवस्सुल और तसव्वुफ ही है जो इंसान को अहले बैत नबी मुतमस्सिक करता है। अब्दुल नासिर अल जबरी के बेटे ने तहरीक हरकतुल उम्मा की सरगर्मियों को बयान करते हुए कहा कि हमारा इदारा मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दे रहा है और हमारा मकसद आजादी फिलिस्तीन तक मुजाहिमत की हिमायत करना है। आयतुल्लाह रमजानी ने कहा कि अगर हम शिया सुन्नी उलमा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी खूबियों और कीमती तालीमात को बेहतरीन अंदाज में मुआशरे के अंदर पेश करें तो हमारा मुआशरा बहिश्ती मुआशरा हो सकता है। इस्लामाबाद के वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि सिपेक मंसूबे पर तेजी से काम जारी है और यह तअस्सुर दुरुस्त नहीं कि काम रुक गया है या सुस्त रवि का शिकार है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने 4300 किलोमीटर सड़कें सिपेक के प्रोजेक्ट में शामिल की हैं जो कि पिछली हुकूमत के तकरीबन 3000 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि सिपेक के तहत पावर जनरेशन प्रोजेक्ट जिन पर गुज़श्ता हुकूमत में काम मुकम्मल नहीं हो सका था मौजूदा हुकूमत ने उसे भी पूरा किया है और हमारे पास बिजली पैदा करने की सलाहियत हमारी जरूरियात से कहीं ज्यादा है। बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट्स के बाद अब बिजली की तरसील के मंसूबों पर काम हो रहा है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।